नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ठेका कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। धीरे धीरे कहकहों का शोर शांत हो चला और मेहमान एक एक करके विदा होने लगे। लगदग करती ठेकेदारों की फैशनेबल बीवियां और अपने को अब भी जवान मानने वाले छोटे अफसरों की अधेड़ घरवालियां सभी ही करती चमकती इटलाती चली गई। लेकिन रोशन लाल की पत्नी तब तक आई भी नहीं थी। वह कई बार बीच में से उठकर होटल से बाहर गया। खाते पीते बातें करते उसकी दृष्टि बराबर द्वार की ओर लगी रही, पर संतोष नहीं दिखाई दी। यहाँ बता दूं दोस्तों, संतोष रोशन लाल की पत्नी है। यह बात नहीं कि संतोष को इस पार्टी का पता नहीं था। इसके विपरीत उसने रोशन लाल को कई बार इस पार्टी की याद दिलाई थी। आज सवेरे उससे विशेष रूप से कहा था, राजकिशोर शाम को बेंगर में पार्टी दे रहा है, भूलिएगा नहीं। तुम नहीं चलोगी? क्यों नहीं चलूँगी, लेकिन आपके साथ ना चल सकूँगी। क्यों? मुझे अपनी एक सहेली से मिलना है, मैं वहीं आ जाऊँगी। और इतने पर भी वह नहीं आई। वह पार्टियों की शौकीन है, विशेषकर होटल में दी गई पार्टी में वह 100 काम छोड़ कर जाती है। इस पर रोशन का मन खट्टा होने लगा। उसे क्रोध भी आया, पर ऊपर से वह शांत रहा। यही नहीं, उसने कहे लगाए और जैसा कि पार्टियों में होता है, उसने उपस्थित नारियों के बारे में अपनी बेलाग राय भी प्रकट की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर नुक्ताचीनी की, पर अपनी पत्नी की अनुपस्थिति के बारे में वह किसी का समाधान न कर पाया। एक मित्र ने चुटकी लेते हुए कहा, रोशन और संतोष आदर्श दंपत्ति है, एक दूसरे के काम में बिल्कुल दखल नहीं देते। दूसरे बोले, देना भी नहीं चाहिए, पति पत्नी दोनों बराबर के साझेदार हैं। तीसरे ठेकेदार मित्र कुछ गंभीर थे, कहने लगे, या तो ठीक है, लेकिन स्त्री आखिर स्त्री है, उसे ढील चाहे कितनी ही दो, पर रस्सी अपने ही हाथ में रखनी चाहिए। इस पर कहकहा लगा और वही कहकहा रोशन की छाती में सूल की तरह कसक उठा। उस क्षण आवेग के कारण वह कांपने लगा। मुख तमतमा आया और उसने चाहा कि वह भाग जाए, पर यह सब आंतरिक था। प्रकट में वह भी मुक्त भाव से हंसा और बोला, जी नहीं, मैं मदारी नहीं हूँ जो बंदरिया को नचाया करूँ। कहकहों की आवाज़ और भी तेज हो उठी और उसी बीच एक महिला ने कहा, होशियार रहिए, यह जनतंत्र का युग है, इसमें बंदरिया मदारी को नचाने लगी है। कोई अंतर नहीं, दोनों रस्सी में बंधे हुए हैं और दोनों समझते हैं कि वे एक दूसरे को नचा रहे हैं। एक और साथी हठात बिखेरते हुए बोल उठे, बेशक आप ठीक कहते हैं, इसी का नाम विवाह है और विवाह एक ठेका है। वह सज्जन अपना वाक्य पूरा कर पाते कि दूसरे अपेक्षाकृत युवती महिला तीव्रता से बोल उठी, खाक है, आप लोगों के ऐसे विचार है तभी तो तलाक की जरूरत पड़ी। नारी अब पुरुष की दासी नहीं रह सकती। और वह वहाँ से उठकर चली गई, जैसे कहकहों को पाला मार गया हो। उस मेज की महफिल फिर नहीं जमी। दूसरी मेजों पर उसी तरह खिलखिलाहट उठती रही, पर रोशन का मन नहीं लगा। उसने चाहा कि तुरंत उठकर चला जाए, पर शायद संतोष अब भी आ जाए। इसी लालच में वह अंत तक रुका रहा। और जब उसने राजकिशोर तथा उसकी पत्नी श्यामा से विदा ली, तो राजकिशोर ने पूछ लिया, आखिर संतोष रही कहाँ? रोशन बोला, समझ में नहीं आता, आने का पक्का वायदा करके गई थी। शायद श्यामा हंस पड़ी, शायद आपको मालूम नहीं, मैंने आज उन्हें साहब के साथ देखा था, मिस्टर वर्मा के साथ। जी हाँ। रोशन के मुख की लालिमा सहसा पीली पड़ गई। राजकिशोर ने मुंह छिपाकर श्यामा की ओर देखा, मुस्कुराया, मानो कहता हो, ओह तो यह बात है। फिर रोशन ने कहा, कुछ भी हो,
उसे आना चाहिए था और मैं बहुत नाराज़ हूँ उससे, कह देना, समझे? रोशन ने किसी तरह हंसते हुए कहा। कह दूंगा जनाब। और वह एक झटके के साथ अपने को तुड़ाकर वहाँ से नीचे उतर गया। उसी के साथ राजकिशोर और श्यामा की शरारत भरी हंसी भी उतरी। अगर वह सुन पाता तो श्यामा कह रही थी, संतोष मुझे पराजित करना चाहती है, पर लेकिन रोशन कुछ भी सुनने की उपस्थिति में नहीं था। उसका तन मन झुलस रहा था और आवेश के कारण पैर डगमगा रहे थे। क्रोध के कारण या ग्लानि के कारण कुछ पता नहीं, पर वह विचारों के तूफान में फंस गया था। उन्हीं के उलझ उलझ कर उसकी बुद्धि बार बार लड़खड़ा पड़ती थी। वह क्यों नहीं आए? आखिर क्यों? क्या वह सचमुच वर्मा के साथ थी? सचमुच? लेकिन उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझसे क्यों छिपाया? क्यों? आखिर क्यों? उसका इतना साहस कैसे हुआ? आखिर कैसे? अंतिम वाक्य उसने इतने जोर से कहा कि वह स्वयं चौंक पड़ा। आसपास वाले व्यक्ति उसे अचरज से देखने लगे, पर दूसरे क्षण वह फिर तूफान में खो गया। वह जानता है कि संतोष बड़ी सामाजिक है, खूब मिलती जुलती है, सरकारी विभागों के प्रमुख कर्मचारियों से उसकी रप जब्त है। इसका प्रारंभ उसी ने तो कराया था, नहीं तो वह इतनी लचीली थी कि उसके सामने भी नयन नहीं उठाती थी। वह कांप उठा। एक के बाद एक सिहरन तरंग की भांति एड़ी से उठती और उसे मस्तिष्क तक झंझना देती। वह फुसफुसाया, इस सामाजिकता में उन्हें कितना लाभ हुआ, लेकिन संतोष उससे छिपकर कभी किसी से नहीं मिलती, कभी उससे कुछ नहीं छिपाती, कभी उससे दूर नहीं जाती। हाँ, कभी उससे दूर नहीं जाती। जो कुछ करती उसके कहने से करती। संतोष उसी की है, संतोष रोशन की है। नहीं नहीं, वह चीख उठा। राजकिशोर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट का साफ यही मतलब था कि संतोष मेरी चिंता नहीं करती, मुझसे छिपकर अफसरों से मिलती है, मुझे धोखा देती है, चराती है, हरजाई है। वह तेजी से दौड़ने लगा। उसके हाथ कुलमुलाने लगे। वह किसी का गला घोटने को आतुर हो उठा। उसने न तांगे वाले की पुकार पर ध्यान दिया, न बस अड्डे पर रुका। अभी गर्मी नहीं आई थी। मार्च की संध्या हल्की हल्की शीतलता से महकती आ रही थी, पर वह पसीने से तर था। घर न जाकर वह यत्र ही भांति मथुरा रोड की ओर मुड़ गया। अभी वहाँ कुछ हरियाली शेष थी। रेल का पुल पार करके वह उत्तर की ओर बढ़ा। उधर बंगले थे। कुछ ही देर में वह वहाँ से पहुँच गया जहाँ मिस्टर वर्मा रहते थे। वह उनके बंगले के पास ठिठका, पर वहाँ सर्वत्र मौन था। सब कुछ स्तब्ध था। समूचा वातावरण रात्रि की शीतल आवरण में प्रवेश करता जा रहा था। उसकी शिराओं का तनाव ढीला पड़ा। वह फुसफुसाया, नहीं, यहाँ नहीं। लेकिन दूसरे ही क्षण वह फिर दौड़ने लगा। उस स्तब्धता में उसके अपने पैर की पदचाप उसे कंपाने लगी। जलाशय के किनारे दूर दूर तक फैली हरी घास पर दो चार रोमांटिक मूर्तियां मुक्त वातावरण का आनंद ले रही थी। उसका दिल धुकधुकाया और वह उनके पास से होकर सर्र से निकल गया। वह फिर रेस्तरां और फैशनेबल सामान वाले बाजार की ओर मुड़ गया और कुछ देर बाद विचारों के तूफानों के थपेरे खाता हुआ एक शानदार रेस्तरां के सामने रुक गया। अपने को बटोरने के लिए कुछ पीना चाहता था, पर जैसे ही द्वारपाल ने उसके लिए किवाड़ खोले और वह अंदर दाखिल हुआ, वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। सामने संतोष और वर्मा बैठे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। दोनों वह एकाएक हाँफने लगे। गिरते गिरते बचा और फिर द्वारपाल को चौंकाता हुआ तेजी से एक और भागता चला गया।
भागता गया, तब तक भागता ही गया जब तक उसका घर नहीं आ गया। रोशनी जल रही थी, दोनों बच्चे सो गए थे, पर नौकर ऊँघ रहा था। उसने किसी और ध्यान नहीं दिया, सीधा अपने पलंग पर जाकर गिर पड़ा। बहुत देर तक पड़ा रहा। वह सोच सकता था, ना अपना कोई अंग हिला सकता था। वह तब हर दृष्टि से मानो मर चुका था। लेकिन सहसा उसके प्राण लौट आए। वह उठकर बैठ गया। उसने निश्चय किया कि वह आज संतोष को मार डालेगा। हाँ, मार डालेगा, जान से मार डालेगा। उसने उसे पार्टी में अपमानित करवाया। मित्रों ने उस पर फप्तियाँ। उसे देखकर राज मुस्कुराया और श्यामा ने चुटकी ली। श्यामा, जो वह संतोष को मार डालेगा, जरूर मार डालेगा। कि सहसा किवाड़ खुले और संतोष द्वार पर दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और उसके मदिर नैनों से सुरा जैसे छलकी पड़ती थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो डार्लिंग, तुमने रेस्तरां का दरवाज़ा खोला और फिर चले आए। शायद तुमने हमें नहीं देखा। सामने ही तो थे, मिस्टर वर्मा भी थे। रोशनलाल चीख उठा, निर्लज, मैं तुझे मार डालूंगा। संतोष ने चौंक कर उसे देखा। यह क्या कह रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुम तो कांप रहे हो। मैं पार्टी में ना आ सकी शायद इसलिए। रोशन उठकर खड़ा हो चुका था और संतोष की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थी। उसके मुख पर हिंसा उभर आई थी। उसके हाथ अकड़ रहे थे, पर संतोष ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। बोलती रही, मैंने पार्टी में आने का बहुत प्रयत्न किया। मैं वहां आने का भी बहुत प्रयत्न किया। मैं वहां आना भी चाहती थी। मैं श्यामा को नीचा दिखाना चाहती थी। रोशन और आगे बढ़ा। उसका मुंह और विकृत हुआ, हाथ ऐंठे, लेकिन संतोष ने फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। बोलते बोलते वह रोशन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर नयन उठाकर उसकी आंखों में झांका। रोशन का शरीर एकाएक झंझनाया, पर उसने अकड़ कर पूछा, तुम कहाँ थी? मैं पूछता हूँ, तुम कहाँ थी? संतोष निसंकोच बोली, तुम्हें क्रोध आ रहा है, आना ही चाहिए, पर मैं क्या करूं? श्यामा ने वर्मा को तभी छोड़ा जब पार्टी का समय हो गया। वह उसे वहां ले जाना चाहती थी। वह ठेका लगभग प्राप्त कर चुकी थी। रोशन फिर कांपा, पर अब उसका कारण दूसरा था। उसने तेजी से गर्दन को झटका दिया और संतोष को देखा। बोला, क्या कहती हो? यही कि मैं वर्मा के साथ न रहती तो वह ठेका राजकिशोर को मिल जाता। राजकिशोर को मिल जाता? मैंने तो सुना है वह उसे मिल चुका है। उसकी बड़ी पहुंच है। श्यामा। संतोष व्यंग्य से चीख उठी, तुमने गलत सुना है। श्यामा कुछ नहीं कर सकती। ठेका राजकिशोर को नहीं मिला तो किसको मिला? संतोष के हाथ में एक लिफाफा था। उसी को उसने रोशन की ओर तेजी से फेंका। या देखो। संतोष स्तब्ध। रोशन चीख उठा। वह सब कुछ भूल गया। उसका सब संघर्ष निमिष मात्र में धूल पूछ गया। उसने लपक कर लिफाफा खोला। संतोष शरारत से हंसी, बोली, सरकारी पत्र कल तुम्हारे पास आ जाएगा और परसों हम बेंगर में एक शानदार पार्टी देंगे। एक बहुत ही शानदार पार्टी। रोशनलाल तब तक उस पत्र को पढ़ चुका था। उसने कांपते हुए, चीखते हुए संतोष को बाहों में भर लिया और बार बार कहने लगा, संतोष, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी बड़ी हो। ओह, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या करूं? संतोष बोली, कुछ नहीं डार्लिंग, मैं पिक्चर जा रही हूं, मेरा इंतज़ार न करना, सो जाना। धन्यवाद दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है।
मित्रों, यदि ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।